आप ही के लिए बेटर है। अगर किसी ने वो करा हुआ है चाइल्ड लेबर लॉ, अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन पे, दे विल ज्वाइन एज अ रेट, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बच्चा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, अगर स्टूडेंट चाहे। Hello sir, how are you? हम गुड मैम, आप बताइए। So let's discuss about merchant navy. Course, right? Okay. So today we are going to discuss about what educational and training requirements that are essential for merchant navy professionals. Okay. Right. So my first question is, are there any specific subjects or courses that are particularly relevant for those interested in merchant navy? Yes, of course. अगर कोई बच्चा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहले वी हैव टू लुक के व्हाट एलिजिबिलिटी ही इज हैविंग, व्हाट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही इज हैविंग। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 10th पास कैंडिडेट है फ्रॉम साइंस, मतलब 10th में तो साइंस एंड कॉमर्स है कॉमन, तो कोई 10th पास कैंडिडेट है एंड ही वांट्स टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज एन ऑफिसर, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आपको 12th करनी पड़ेगी विद पीसीएम अगेन, with minimum 60% of marks in PCM, minimum 50% in English. Age should be between 17 to 25 years. उसके बाद reservations आ जाते हैं थोड़े से SC ST OBC के, that is different thing. But minimum education qualification is आपके PCM में 60 होने चाहिए, आपके 60% या in English में 50 होने चाहिए। 60% minimum, right? 60% minimum in PCM if you want to join as an officer. अगर आप रेटिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो 60% से कम भी चलेगा और कॉमर्स बैकग्राउंड भी चलेंगे। बट अगर बैकग्राउंड कैन गो इन मर्चेंट नेवी एज वेल, यस ऑफ कोर्स कॉमर्स बैकग्राउंड ज्वाइन कर सकते हैं बट नॉट एज एन ऑफिसर, दे विल ज्वाइन एज अ रेटिंग। तो 10th पास एंड कॉमर्स बैकग्राउंड विल ज्वाइन द सेम कोर्स, राइट। अगर आप अब साइंस से है एंड अगर 60% से कम है, अगेन आप रेटिंग्स ही ज्वाइन करेंगे। अगर आपके 12th में 60% से कम है, आपको ऑफिसर ही ज्वाइन करना है तो आपको बीएससी करनी पड़ेगी अब, या आपको इम्प्रूवमेंट्स देनी पड़ेगी जिन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कम है 12th में। इफ यू वांट टू ट्राई, आप किसी और बोर्ड से ट्राई करना चाहते हो, लेट्स से एनआईओएस से आप ट्राई करना चाहते हो, आपको 60% से ऊपर लाना ही पड़ेगा। इन केस इफ यू फेल तो आपको अब बीएससी करनी पड़ेगी विद मिनिमम 50-55% ऑफ मार्क्स। उसके बाद यू कैन ज्वाइन एज एन ऑफिसर। उसके लिए भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं लाइक आईएमसीटी, स्पॉन्सरशिप। तो आईएमसीटी तो एवरीवन नोस कि यूनिवर्सिटी कंडक्टेड एग्जामिनेशन होता है। स्पॉन्सरशिप इज कंडक्टेड बाय द कंपनी स्पॉन्सरशिप का एग्जाम कंडक्ट करेगी। जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा वो एग्जाम तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इफ यू क्वालिफाई फॉर दैट, अगर आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट, या एज एन इंजीनियर ज्वाइन भी करना चाहते हैं, तब भी द थिंग रिमेन्स द सेम। तो इंजीनियर्स के लिए भी सेम ही चीज है। अगर आपको इंजीन में ज्वाइन करना है, एज एन इंजीनियर ज्वाइन करना है, तो अगेन द पीसीएम शुड बी 60% एंड इंग्लिश शुड बी 50%, राइट। अब इंजीनियरिंग में एक चीज आ जाती है कि स्पॉन्सरशिप जो होती है वो ऑप्शनल हो जाती है। स्पॉन्सरशिप ऑफिसर्स के लिए अगर आप डीएनएस कर रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है, बट अगर आप इंजन में है या बीएससी नॉटिकल ज्वाइन कर रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप एक ऑप्शनल है। कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनीज नहीं देती है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है बहुत इजीली। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो कैंपस प्लेसमेंट्स देते हैं, तो यू हैव टू जस्ट लुक फॉर दैट। अब ये बात हो गई है, अभी तक हमने 12th लेवल की बात कर ली, अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन पे। अगर हमने बीटेक करी है फॉर एग्जांपल मैकेनिकल से या मैकेनिकल की किसी भी रिलेवेंट स्ट्रीम से, तो हम एज ए जीएमई ज्वाइन कर सकते हैं विच इज ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। उसके लिए अगेन एक एग्जाम होता है, एग्जाम हमें देना है, स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आईएमसीटी का कोई रोल नहीं होता, उसमें स्पॉन्सरशिप के एग्जाम से हम क्वालिफाई करेंगे और हम ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग अपना कोर्स कर लेंगे। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो देयर आर कपल ऑफ कॉलेजेस जो डायरेक्ट एडमिशंस देके अच्छी प्लेसमेंट दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड की या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी रेलेवेंट स्ट्रीम से। अगर किसी ने वो करा हुआ है तो उसमें हम ईटीओ का कोर्स कर सकते हैं, ईटीओ का कोर्स कर सकते हैं। फिर अगर हमें किचन में जाना है या कोई होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट है या उसे किचन में ज्वाइन करना है लाइक मेस बॉय, कुक या एनीथिंग एल्स, तो हम लोग गेली डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। वहाँ पे एक कोर्स होता है आपका सीसीएमसी का या ओसीसीपी का, ये 2 कोर्सेज करके हम किचन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। भी हर उसमें फील्ड होता है पर्टिकुलर, हर उसमें फील्ड है, हर कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग है, हर फील्ड का कोर्स अलग है, तो वी हैव टू चेक द कैंडिडेट एज पर द एलिजिबिलिटी। अब कोई स्टूडेंट है जिसके पीसीएम में 60% से ज्यादा है एंड ही इज फिट टू ज्वाइन एज अ कैडेट और वो जाना चाह रहा है एज अ रेटिंग, उसको अभी पता ही नहीं है कि वो एज अ कैडेट ज्वाइन कर सकता है, उसने सिर्फ मर्चेंट नेवी कहीं से सुना है,
किसी से उसने बात करी तो उसे पता चला जीपी रेटिंग कोई कोर्स होता है, वो जीपी रेटिंग करने आ गया। अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है कि हमें उसे गाइड करना होगा कि रेटिंग से बेटर है आप क्रेडिट ज्वाइन कर सकते हो। इवेंचुअली तो डिसीजन बच्चे का है, बच्चे की फैमिली का है, लेकिन गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा रेटिंग ज्वाइन करने आया, हमने उसे क्रेडिट बताया ही नहीं कि वो क्रेडिट भी ज्वाइन कर सकता है और उसे रेटिंग में भेज दिया। अब जहां वो 3 साल बाद आएगा, मतलब वहां से वो अभी ज्वाइन कर सकता है एक्चुअली में, तो हम उसे और से 3 साल पीछे भेज देंगे जस्ट बिकॉज हमने उसे नहीं बताया। ये हमारी बेवकूफी में कहूंगा। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए और वो हर अकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो So that's why OM is for to guide you in the right path. of course. Okay. So my next question is, so are there any age restrictions or preferences for individuals looking to enter merchant navy? यस सी, अगर हम बात करें एज रिस्ट्रिक्शंस की तो इंडिया में ही एक लॉ है दैट इज लेबर लॉ, राइट, चाइल्ड लेबर लॉ। Okay. तो 18 साल से नीचे तो आप कैसे भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अब सपोजिंगली आपकी एज है 17, आप जीपी रेटिंग करना चाहते हैं, बाय द टाइम जीपी रेटिंग खत्म होगा आपकी एज होगी 17.5 इयर्स, Okay. ठीक है, तो आप वो कोर्स ही नहीं कर How सकते। long does the 6 months ऑफ कोर्स, 6 months ऑफ Okay. कोर्स, वो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। 6 महीने में आपका कोर्स ही खत्म हो जाएगा। 17.5 साल की आप एज में हो, ठीक है, आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते। तो दैट इज हाउ इट इज प्लान। अब जीपी रेटिंग की जो एज लिमिट है इट इज 17.5 इयर्स ऑफ एज मिनिमम, Okay. ठीक है। मैक्सिमम तो हम अकॉर्डिंग टू द कॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन एक्सीड्स हो जाती हैं, लेकिन मिनिमम की ही फिलहाल हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पे भी आता है। 17.5 इयर्स ऑफ एज उसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाय 18 आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 18 के बाद आप शिफ्ट ज्वाइन कर सकते हो, यू आर गुड टू गो, Okay. ठीक है, यू आर लीगली मतलब आप लीगली एलिजिबल टू ज्वाइन, Yeah. ठीक है, टू वर्क। अब अगर हम बात करें हम डीएनएस की, तो उसमें वो 1 साल का कोर्स है, उसकी मिनिमम एज लिमिट है 17 इयर्स। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा आप 18 साल के हो चुके होंगे अगेन, Yeah. तो यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन ऑन बोर्ड, तो आप कर सकते हैं। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम में मेजरली हर कोर्स की जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है दैट इज 25 इयर्स ऑफ एज, 25 इयर्स ऑफ एज। अब उसके बाद कोई ओबीसी है उसे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर जीपी कैंडिडेट्स हम टॉकिंग। ओबीसी है 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ग्रेजुएट है तो अगेन 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो दैट वेरीज, वो देखना पड़ता है फील्ड टू फील्ड एंड कोर्स टू कोर्स, बट मेजरली अगर हम इसे सम अप करें तो मैक्सिमम इज 25 इयर्स ऑफ एज इन एन इवन केस। So we're talking about relaxation, like moving above 25 years or below 25 years? मूविंग अबव 25 इयर्स, अगर आपकी एज 26 इयर्स ऑफ एज है तो और आप जनरल हो तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। द थिंग इज दिस, अब आप अगर 26 इयर्स ऑफ एज हो एंड आप ओबीसी हो या ग्रेजुएट हो या SC ST हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस Graduation, like in particular field related एनी to ग्रेजुएशन, जीपी के लिए कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, BA भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन होनी चाहिए कहीं से भी हो। Okay. सो दैट हैज टू बी मॉनिटर्ड। उस मॉनिटर करने के लिए मतलब अगर स्टूडेंट चाहे तो देयर आर सर्कुलर्स ऑन द वेबसाइट्स ऑफ DG, वो मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो वो किसी रेलेवेंट पर्सन से, किसी रेलेवेंट एकेडमी से, हमारे से, किसी और से भी training कर सकते पूछ सकते हैं पहले कि मतलब वो एलिजिबल है या नहीं। हम सेफ्टी ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो देयर आर मल्टीपल ऑफ सर्टिफिकेट्स। हमने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट करा था, उसमें भी हमने ये चीजें डिस्कस करी थी। सर्टिफिकेट्स की हमने पिछली बार भी बात करी थी, जैसे देयर आर मल्टीपल ऑफ सर्टिफिकेट्स, ठीक है। हमें केमिकल टैंकर ज्वाइन करना है, उसका अलग सर्टिफिकेट होगा। ऑयल टैंकर ज्वाइन करना है, गैस टैंकर ज्वाइन करना है, उनके अलग सर्टिफिकेट्स होंगे, अलग DCs होंगी उनकी। अगर हम बेसिक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग की बात करें तो SCCW का एक कोर्स होता है विच इज हार्डली 12 to 15 days, वो हम कर सकते हैं। वो तो करना ही होता है, मतलब SCCW के बिना तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट इज तो नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। अगर आपको जहाज पे एज अ गेली डिपार्टमेंट भी ज्वाइन करना है या आप जीपी रेटिंग कोर्स नहीं करना चाहते हैं, देन आपको शिप ज्वाइन करनी है, टग बोट या बार्ज वेसल, छोटे से छोटा जहाज आपको अगर ज्वाइन करना है आपको वो कोर्स तो करना ही पड़ेगा।
वो बेसिकली आपको फर्स्ट एड सिखा देता है, सर्वाइवल टेक्निक्स पर्सनल सिखा देता है, फायर फाइटिंग सिखा देता है, बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सिखा देता है, सिक्योरिटी सिखा देता है। वो कोर्स तो मैंडेटरी है। तो यस अगेन कि कुछ ऐसे हैं जो हार्ड एंड फास्ट नेसेसरी है, जैसे CCW की हमने बात करी। अब कुछ आ जाते हैं बेस्ड ऑन द रेलेवेंट वेसल। अगर हम बात करें टैंकर्स की अगेन, तो टैंकर्स के लिए अलग है ऑक्टा। अगर हम बात करें केमिकल टैंकर की तो OTCT हो गया। गैस टैंकर के लिए इसी तरीके से वेरी करता है, केमिकल टैंकर्स के लिए इसी तरीके से वेरी करता है। डिफरेंट वेसल्स के डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वगैरह, डिफरेंट वेसल्स के डिफरेंट सर्टिफिकेशन। एग्जैक्टली। Okay, so moving forward, my next question is, in terms of soft skills, what qualities and characteristics are highly valued in merchant navy professionals? राइट मैम, इसको बहुत बेसिक एग्जांपल्स में हम लोग ले लेते हैं। Yeah. हम और आप बात कर रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इज कम्युनिकेशन। Okay. ठीक है, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। हम और आप बात कर रहे हैं, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, मैं आंसर्स दे रहा हूँ उन चीजों के। अब मैं आंसर तब तक नहीं दे सकता जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, Yeah, right. या मैं आप क्वेश्चन करते रहो मैं आंसर ही नहीं दूंगा तो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी। दैट ऑल द थिंग्स कम अंडर द सॉफ्ट स्किल्स। Okay. ठीक है, नॉर्मल चीज है। अब कोई अगर इंट्रोवर्ट है, Hmm. कम्युनिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इंट्रोवर्ट्स के साथ, बिकॉज वो सोशल ही नहीं होते हैं। अब ऐसा भी नहीं कर, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आज की अगर हम सोसाइटीज की हम बात करें तो स्टूडेंट्स आर मोस्टली इनटू देयर फोन्स। उन्हें अपने मोबाइल चाहिए, उन्हें रील्स देखनी है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, PUBG खेलना है एंड व्हाट नॉट। उससे हो क्या रहा है, स्टूडेंट का ना एक सोशल सर्कल खराब हो जा रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। वो सिर्फ मोबाइल में जानता है 4 लोगों को, मोबाइल के बाहर वो कभी मिला ही नहीं है। अब वो जब आउटर वर्ल्ड में जाएगा ना तो वो इंट्रोवर्ट ही कहलाएगा। बस प्रॉब्लम यहाँ पे आगे खड़ी होती है। सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन एक हेल्दी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डिबेट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल चीज है। अब आप और मैं अगर डिसएग्री कर रहे हैं ना तो इट्स बेटर कि वी कम्युनिकेट एंड वी कम अप टू अ सोल्यूशन। अगर हम डिबेट ही करते रहेंगे ना तो हम एक मीडिया चैनल की तरह बन जाएंगे। जो रात को प्राइम टाइम पे 9 बजे हम देखते हैं, उसमें सारे लोग चिल्ला रहे हैं, कोई कंक्लूजन नहीं मिलता है। आज तक किसी डिबेट में कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन है ना, वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। So that needs to be. दैट नीड्स टू बी देयर। तो स्टूडेंट एक तो सोशली एक्टिव होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, उसके बाद फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग भी नहीं कहूँगा, फिट होना चाहिए। मेंटली तो स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज आप जहाज पे जा रहे हो। अगेन मैं सेम बात कहूंगा कि जहाज पे जा रहे हैं, एक लिमिटेड स्पेस है, एक लिमिटेड क्रू है। ऐसा नहीं कर सकते कि लड़के मसूरी चले गए, मम्मी से लड़ाई हो गई, मसूरी चले गए कि मैगी खा के आएंगे एंड ऑल दैट, 4 दोस्तों को पकड़ा। जहाज पे तो वही लोग हैं, यू हैव टू बी विद देम बाय एनी मींस। अब आपको क्या करोगे, कहाँ जाओगे जहाज पे से लड़के, पानी में कूद नहीं सकते हो, मर जाओगे। So that interval is not in the, like, वहाँ पे नहीं होता interval. वहां नहीं होती ये चीजें। आप लड़के जियो, खुश रह के जियो, जीना तो है ही ना। ठीक है, और वो वहां नहीं, वो कहीं पे भी है। राइट, ठीक है। आप घर में पापा से लड़के नहीं रह सकते हो, ठीक है। और लड़ाई हो भी गई है तो पापा आपको रोज ही दिखेंगे, वो सीनियर है, वो डांटेंगे भी फिर ज्यादा आपको। तो यही है कि जो फ्रेशीज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि आप जो है थोड़ा सा पोलाइट रहिए। अब होता है क्या ना, बच्चा जब कोर्स खत्म करता है तो व्हाट आई हैव सीन इन माय करियर कि उसके, अब वो कोई सा भी कोर्स हो सकता है, बी इट जीपी रेटिंग, बी इट DNS, बी इट एनी कोर्स। स्टूडेंट जब एक कोर्स खत्म होता है ना तो पहले के 6 महीने तो उसे लगता है कि वो बादशाह बन गया आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। ही इज ऑन लाइक cloud9 के अब तो मैं ही मैं हूँ, कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे सामने। 6 महीने तो उसे वहीं सेटल डाउन होने में लगता है। उसे दुनिया समझ में जब आती है, मार्केट जब उसे समझ में आती है, शिप उसे जब समझ में आता है। होता क्या इस केस में, इन 6 महीने में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शिप पे चले भी जाते हैं। वहां जाने के बाद वो जाके कैप्टन से लड़ लेते हैं, अपने सीनियर से लड़ लेते हैं, किसी ऑफिसर से लड़ लेते हैं, किसी इंजीनियर से लड़ लेते हैं। होता क्या है कि बाकी का जो इंटरवल अब उन्हें काटना है शिप पे 9 महीने का, वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। होता ना, तो वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप लेके जाइए, सॉफ्ट स्पोकन आप होने चाहिए, ग्राउंड टू अर्थ आप होने चाहिए, और आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सीनियर्स की या जूनियर्स की ऑफ कोर्स।
To हम move forward. तो भी नॉर्मल सी चीज है, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाएंगे और वेटर को हम सीटी बजा के या चुटकी बजा के बुलाएंगे, हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी ना। हाँ मतलब हम उसे डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम वेटर को भी सर कह के बुलाए, वेटर को भी अच्छा लगेगा, दो लोग जो सुनेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा, हमारी भी And रिस्पेक्ट है even सामने after वाली like की। servicing, we should say always thank you. ऑलवेज थैंक To यू, each and एग्जैक्टली। everyone. सो दिस इज द वेरी बेसिक सॉफ्ट स्किल्स, ये होनी ही चाहिए, विच इज नाउ आई हैव सीन इज मिसिंग फ्रॉम मेनी कैंडिडेट्स। Okay. So let's move forward. My next question is, how long does the training process usually take for someone entering the merchant? ट्रेनिंग प्रोसेस वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। Okay. लाइक आई सेड, SCCW 12 से 15 दिन का कोर्स है, GP रेटिंग 6 महीने का कोर्स है, CCMC 6 महीने का कोर्स है, DNS 1 साल का कोर्स है, BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है, BTech मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, GME 1 साल का कोर्स है, ETO 4 मंथ्स का कोर्स है। इट वेरीज। OCCP 18 दिन का कोर्स है। इट वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, वी गाइड हिम द कोर्स। उस कोर्स की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि अब वो कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी। देयर इज नथिंग फिक्स्ड। जो ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने का कोर्स 1 साल में हो जाए। 6 महीने का कोर्स तो 6 महीने में ही होगा, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे कोर्सेज 6 महीने में होंगे। DNS के लिए 1 साल लगेगा, BSc के लिए 3 साल लगेंगे। तो यस, इट वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। Okay. So my last question is, what are the primary subjects that aspiring seafarers should focus on in their education? प्राइमरी सब्जेक्ट्स, अगेन अगर हम 12th लेवल की या 10th लेवल की बात करें तो 10th लेवल पे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो साइंस में मिनिमम 40 मार्क्स उसके होने चाहिए। Okay, इंग्लिश में 40%. 40%, Okay. इंग्लिश में 40 होने चाहिए, मैथ्स में 40 होने चाहिए। दैट इज द मिनिमम, आपको चाहिए ही चाहिए। अब उसके अगेन अगर हम उसके आगे आ जाते हैं तो DNS के लिए एज आई सेड मिनिमम PCM में 60%, इंग्लिश में 50%, BSc के लिए भी सेम रहता है, BTech के लिए भी अगेन सेम रहता है। अगर हम GME की बात करें तो आपके मिनिमम 60% होने चाहिए BTech में। 60%. कहने के लिए तो मतलब इट इज लेस एज पर दी DG शिपिंग की वेबसाइट, बट अगेन काफी कंपनीज है जो 60 से नीचे कंसिडर ही नहीं करती है, तो इट हैज टू बी 60। ETO के लिए भी अगेन सेम रहता है। तो यस, इट अगेन वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स एज आई डिस्कस। बट हाँ, अगर आपको बेसिक लेवल पे भी ज्वाइन करना है तो साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स में 10th में मिनिमम 40 होने ही चाहिए, इससे नीचे नहीं And ज्वाइन what कर about सकते। 12th? 12th अगेन वही है कि PCM 60%, इंग्लिश 50%। अब अगर 12th में कॉमर्स है तो फिर 10th ही कैलकुलेट होगा। पहले तो ये होता था कि अगर 10th एंड 12th में से अगर किसी में भी आपके इंग्लिश में 40 से ज्यादा है तो आप कंसिडर हो जाते थे। अब वो भी नहीं है, अब 10th में होने ही होने चाहिए बाय एनी मींस। अगर नहीं है और कोई आपसे कह रहा है कि हम आपको ज्वाइन करा देंगे तो बेसिकली ही इज ब्लफिंग अराउंड, नहीं हो In a सकता। science section, right? 10th में. 10th में तो हम साइंस एंड कॉमर्स आर सेम। ICSE बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो साइंस एंड कॉमर्स का हमें ऑप्शन देता है 10th में। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर बोर्ड जो हमें साइंस एंड कॉमर्स का ऑप्शन देता है ऑन अ 10th लेवल, तो इट इज सेम। So my most important question is, for aspiring beginners, as students are preparing for boards, okay, right now. So which month, like, do you prefer for them to enroll in a particular training process for, like, if they are like looking forward to merchant navy? ओके, सो अभी जैसे हम बात करें बोर्ड्स के टाइम चल रहे हैं, Yeah. फरवरी में इस बार बोर्ड चल रही है तो ऑलमोस्ट February. फरवरी में बोर्ड विल बी स्टार्टिंग। एनरोलमेंट्स हमें अगर वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू गो टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी तो हमें एनरोलमेंट्स पहले से करने होते हैं, बिकॉज एवरी एकेडमी, बी इट ट्रेनिंग एकेडमी, बी इट कोचिंग एकेडमी, एवरी एकेडमी इज वर्किंग विद द लिमिटेड सीट्स। बिकॉज पहले क्या होता था, हजार बच्चे भी लोग पढ़ाया करते थे। कुछ एकेडमीज हैं जो आज भी हजार बच्चे पढ़ा रही In है one batch. इन वन बैच और 2 बैच, लेकिन 1000 बच्चों में रिजल्ट सस्टेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब अकेडमी हाउ दे आर वर्किंग इज कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पे काम कर रही है। इफ यू सी, जिनका मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है, ऑफकोर्स जिनका मनी मेकिंग बिजनेस है वो तो अभी भी 2000 बच्चे भी ले सकते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट वहां से रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। Like, as you said, the boards are in February month. So in which month, like, do you prefer the students should enroll? I think the best thing time will be the February itself। February. आप फरवरी में अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के कंप्लीट कर लीजिए
एज सून एज आपका IMC ये बोर्ड्स एग्जाम कंप्लीट होंगे, यू डायरेक्टली गो एंड ज्वाइन टू दैट अकेडमी ना, कि जो आपकी ट्रेनिंग अकेडमी है, आप जाइए वहां पे IMCT की प्रिपरेशन करिए, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करिए। बिकॉज पहले अगर हम बात करें 2015, 16, 17 की, तो IMCT बहुत ईजी हुआ करता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बैठा करते थे पास हो जाते थे। नाउ तो इट हैज बीन एट डिफरेंट लेवल, वेरी डिफिकल्ट लेवल। तो उसके लिए अब पहले ही होता था कि मतलब देयर इज नॉट एज सच रिक्वायरमेंट, अगर कोई शार्प माइंड स्टूडेंट है तो वो नॉर्मली भी क्वालिफाई कर लेते थे। अब तो शार्प माइंड्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, एक भी IITians बैठ रहे हैं, द स्टूडेंट्स दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर द IITs वो भी बैठ रहे हैं IMCT के एग्जाम देने। तो नाउ तो आपको उनके साथ भी कम्पीट करना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो NDA के लिए हैं, वो भी बैठ रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी शार्प विद दैट। आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसीजर उसका पता होना चाहिए, वो ट्रेनिंग प्रोसीजर आपको फॉलो करना आना चाहिए। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट कि कोई ना कोई ट्रेनिंग अकेडमी तो आपको चाहिए ही होगी, और लेने में बेहतर है। अगर कोई शार्प माइंड स्टूडेंट है तो मेरा उसको भी यही एडवाइस है कि आप फिर भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आपकी रैंक अगर कहीं पे 1000 आने वाली होगी तो किसी अकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे, किसी अच्छी अकेडमी को, वही रैंक आपकी विद इन 100 हो जाएगी। जितनी अच्छी रैंक उतना ज्यादा बेनिफिट ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। और बेस्ट टाइम अगेन इस फरवरी, आप फरवरी में अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स मोस्टली विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में आप कोर्स करिए, 2 to 3 मंथ्स के वो कोर्सेज होते हैं टिल द टाइम आपके एग्जाम्स होंगे IMCT के। जब तक IMCT का एग्जाम होता है तब तक सारी अकेडमीज अपने चलते हैं, तो वो आप करिए, एंड दैट इज वेरी गुड, आप ही के लिए बेटर है, सिंपल सी चीज। Okay guys, thank you for watching. थैंक यू।